आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मिथुन। दोस्तों, आरजे न्यूज राजस्थान पर अभी एक हाल ही में एपिसोड हम चला रहे हैं जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। उसमें हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ग्राउंड लेवल से मेहनत स्टार्ट की और एक टॉप लेवल पर जाकर अपनी मेहनत को जारी रखा है। ऐसे ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाते हैं ताकि उनके जो संघर्ष की कहानियां हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी अपने जीवन में इस तरह के कार्य कर उनसे प्रेरित होकर अच्छे अच्छे कार्य कर सके। तो आइए आज एक बार फिर मैं आपके साथ एक और ऐसी हस्ती के साथ हाजिर हूं जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते करते एक टॉप मुकाम को हासिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान सरकार में हाल ही में पीसीसी सचिव सचिन जी सरवटे की, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते हुए आज पीसीसी का मुकाम हासिल किया है। तो सर, सबसे पहले तो आपका आरजे न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपके आरजे न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार अभिवादन करता हूं जी। और आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारा तो लक्ष्य यही होता है कि ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सचिन विष्णुदेव सरवटे है। मैं स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे का सुपुत्र हूं जी और विष्णुदेव जी सरवटे का मैं पुत्र हूं जी। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी वर्तमान में प्रदेश सचिव हूं। हाल ही में मेरे को जो है डिजिटल मेंबरशिप का जो है वो स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और जोधपुर संभाग मुझे दिया गया है डिजिटल मेंबरशिप के लिए, जो कांग्रेस की सदस्यता चलेगी। और डूंगरपुर का मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रभारी हूँ। जी सर, आपके एजुकेशन के बारे में और आपके फैमिली बैकग्राउंड में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। एजुकेशन का सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप और हम सभी लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं। बाबा साहेब ने शिक्षा पर जोर दिया है, तो इसी के मद्देनज़र मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं जस्ट 11th पास था और मेरी वाइफ जो है 9th पास थी। शादी के बाद में मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया और उसके बाद में ग्रेजुएशन की। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एमए किया पब्लिक एड में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैंने कंप्यूटर के भी RSCIT के कोर्स किए हैं और फिर बीएड किया। LLB मेरी सेकेंड ईयर तक पहुंचा मैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बिजी होने के कारण अब मैं समय नहीं दे पाता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं उसको भी कभी ना कभी मरने से पहले पूरा करने का प्रयास करूंगा। रही बात मेरी पत्नी की, तो वो 9th पास थी, लेकिन आज की तारीख में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और डिलेड किया है, जो कि एजुकेशन के अंदर होता है। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बीएड कर रहा है और दूसरा BA LLB कर रहा है। देख सकते हैं कि सर ने बताया है कि आप जैसे कई लोगों के ऐसे उदाहरण भी होते हैं कि शादी के बाद हम एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, पढ़ाई नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपनी शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन को जारी रखा, अपनी इनकी जो पत्नी है उनकी एजुकेशन को जारी रखा और आगे तक भी बढ़े हैं। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका राजनीति और समाज सेवा में आना कैसे हुआ सर? ऐसा है सर कि मेरे दादाजी जो हैं स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे जी, वो जोधपुरी नहीं बल्कि राजस्थान के जाने माने एक समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कांग्रेस पार्टी का जो एक आज़ादी को लेके जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उस समय आज़ादी के बाद में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बने उनके भी काफ़ी करीबी रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया मेरे दादाजी ने। और दादाजी की मृत्यु के बाद में मेरे पिताजी विष्णुदेव जी सरवटे वो समाज सेवा में उतरे और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के साथ में संघर्ष किया, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे कई कार्य किए। और मैं मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और बाबा साहेब की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन से मैंने समाज सेवा और राजनीति का रास्ता चुना है।
सर अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा पीसीसी का जो सचिव का पद आपको मिला है, तो सर ये कैसे मिला आपको? क्या आपके कार्य रहे कांग्रेस पार्टी में और क्या सरकार की मेहरबानी रही, इसके बारे में बताइए। मैंने जो शुरुआत की थी अपने जीवन में, वैसे मैं प्राइवेट कंपनी में एक इंजीनियर रहा था जी। और क्योंकि शुरू से ही दादाजी के और पिताजी के कार्यों के बारे में मेरे मन में आत्मचिंतन चलता रहता था। मेरे मन में एक लगन थी, एक वो मतलब एम कह सकते हैं, वो थी कि मैं भी मेरे दादाजी और पिताजी की तरह कार्य करूं और इस समाज के लिए कुछ करके जाऊं। और क्योंकि मैं शुरू से ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी मैं आध्यात्मिक रहा हूं, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना और ईश्वर साधना करना, ये मेरा शुरू से ही, मैं बहुत कट्टर आस्तिक हूं और आस्तिक होने के कारण मेरे अंदर एक परोपकार की भावना शुरू से ही रही है। जी जी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय वंचित लोकमंच बनाया था और उसके माध्यम से हमने जो कई कार्य किए और सामाजिक सेवाएं करते करते पिताजी की डेथ के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप है जो 36 कौम का कार्य करो। मुझे बुला के उन्होंने समझाया कि आप जो है मतलब हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के जो वंचित है, जो शोषित है, उनके लिए कार्य करो। तो उनकी मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया। जी। वैसे सर आप एक वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, जिसका वर्चस्व राजनीति के क्षेत्र में इतना नहीं होता है, फिर भी राजस्थान सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इनको पीसीसी का जो पद दे रखा है। तो सर इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके कौन कौन से ऐसे कार्य रहे हैं जो, और ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा समाज की सेवाएँ आपने की है, लोगों की सेवाएँ की है सर? मैं पहले आपने जो बात कही उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। आपने कहा कि वाल्मीकि समाज को इतना वो नहीं मिलता है। मैं कृपया मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, जो वंचितों, शोषितों, दलितों, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको साथ लेके चलती है। इसका सबसे बेहतरीन अगर उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा तो वो ये है कि प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड सीट किसकी होती है? गृह मंत्री की। बिल्कुल सर। तो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो आपको ध्यान होगा कि बूटा सिंह जी को गृह मंत्री बनाया गया था। तो वो एक सर्वोच्च पद होता है जो प्रधानमंत्री के बाद होता है, और वो हमारे इस वाल्मीकि समाज को, इस दलित समाज को कांग्रेस पार्टी ने दिया। ठीक है। उसके बाद में मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में कई पदों पे रहे वो। इसके अलावा मैं चलो मेरे परिवार की बात नहीं करता हूँ, आप अगर दृष्टि डालेंगे बाहर भी तो कांग्रेस पार्टी ने वंचितों, शोषितों को कई जगह है जो राजनीति में हिस्सेदारी दी है, सरकार में भी हिस्सेदारी दी है। अभी आप देख लो, मैंने जो है राष्ट्रीय वंचित लोक में, अभी आपका सवाल ये था कि भाई आपने सामाजिक क्या क्या कार्य किए, तो राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के माध्यम से, हालांकि नेकी कर कुएं में डाल वाला व्यक्ति हूं, परंतु आपने सवाल पूछा इसलिए मुझे ये प्रसंग यहाँ बताना पड़ रहा है और मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ, मुझे प्रसंग बताना पड़ रहा है। जैसे एक 8 साल की बच्ची थी, कैंसर पीड़ित थी और उसके बारे में अखबार में न्यूज़ आई थी। तो उस पीड़ित बच्ची के लिए संगठन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने और कई समाज सेवियों ने उसके अंदर है जो अनुदान दिया और हमने करीब 1 लाख रुपए इकट्ठे करके उसके परिजनों को दिए। हालांकि वो बच्ची नहीं रही अब संसार में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। बाकी समय समय पर मैंने और मेरे संगठन ने, राष्ट्रीय वंचित लोकमंच ने और वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ ने समय समय पर इन शोषितों, इन वंचितों, सफाई कर्मचारियों की और सरकारी कर्मचारियों की जो है वो बातें, जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई है। तो सर आपके संगठन द्वारा और भी ऐसे कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं सर? मैंने आपको बताया ना कि वैसे इस तरह के कार्य कहना थोड़ा मैं शर्मिंदा होता हूँ, क्योंकि करतार तो वो परमात्मा है और मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। मेरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, उनके सहयोग के बगैर ये सब संभव नहीं था। सही बात है। ऐसा ही एक कार्य, एक छोटा सा 4 माह का बच्चा था, उसके हृदय में कुछ समस्या थी।
उसके लिए भी संगठन के माध्यम से और पारिवारिक दृष्टि से हमने जो करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास है जो इकट्ठा करके और उस पीड़ित परिवार को दिया था। हालांकि वो भी इस संसार में नहीं है, वो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा भी कोरोना जो काल चला, इस कोरोना काल में भी हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने राशि इकट्ठा करके मुख्यमंत्री सहायता कोष में वहाँ भेजे और जो है हमने सूखा राशन पानी जो है ज़रूरतमंदों के निवास पर पहुँचाया और कईयों का जो है वो इंश्योरेंस भी करवाया कोरोना काल का, जो ताकि उनके कोई समस्या हो तो वो इस तरह से कई और भी खूब सारे कार्य हैं जो संगठन ने किए हैं। देख सकते हैं लोगों की सेवा करना और उनके हर एक सुख दुख में भाग लेना इनके और इनके संगठन की एक सोच रही है। तो उसी के देखते हुए राजस्थान सरकार ने आज इनको एक बड़ा पद दिया है। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने जैसे सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आप जो ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो इनमें किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? राजनीति में आज आप इतने बड़े पद पर है तो किन लोगों ने आपको राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया है, इस बारे में बताएं सर। वैसे तो सर कई लोग हैं जो मेरे सपोर्टर रहे हैं, परंतु अगर आप एक शब्द में नाम पूछते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय अशोक जी गहलोत हैं जी सर, जिन्होंने मुझे एक ज़मीन से उठाकर और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं इस समाज की बल्कि पूरे 36 कौम की सेवा कर सकूं। और प्रदेश सचिव बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मुझे दी है और मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने कार्य में सही साबित हूं। अभी डिजिटल जो मेंबरशिप चल रही है उसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाकर मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ा दी है, क्योंकि डिजिटल का सारा कार्य जो है वो मोबाइल के थ्रू होगा, मोबाइल से सदस्य बनेंगे। तो साहब को भी पता है, गहलोत साहब को और डोटासरा जी को, कि मेरा टेक्निकल फील्ड रहा है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर ने बताया कि टेक्निकल फील्ड के नाते इन्होंने इनको अभी एक हार्डी में स्टेट कोऑर्डिनेटर का एक जो जिम्मेदारी सौंपी वो वास्तव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को सर बखूबी निभाएंगे, इतना ये प्रयास करेंगे। सर मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ, जैसे आपके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं तो इसके विपरीत भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले होंगे, तो सर आपको अपने राजनीतिक करियर में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? कभी ऐसा कोई वाकया? मैं तो ये कहूँगा कि जितने आलोचक होंगे ना आप उतना ही ज़्यादा निखरेंगे जी। मैं तो मेरे आलोचकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि वो मेरी आलोचना नहीं करते तो मैं अपने अंदर और निखार नहीं लाता, वरना मैं वहीं का वहीं रह जाता। तो आलोचक भी मेरे समर्थक हैं। जी जी जी, आलोचक भी मेरे समर्थक है क्योंकि उन्होंने आलोचना के माध्यम से मुझे पॉलिसी किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो किसी को आलोचक नहीं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग मुझे और निखार रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इस सफ़र के अंदर ऐसा कोई आपका वाकया या ऐसा कोई संघर्ष है जिसे आप भूलना नहीं चाहेंगे? सर संघर्ष और ऐसे प्रसंगों का तो जो है हमारे परिवार के साथ में एक बहुत पुराना नाता है, मेरे दादाजी और पापा जी के टाइम से चला आ रहा है। मेरे दादाजी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और उन्होंने जो है सदैव समाज का ही सोचा, गरीबों का ही सोचा, लोगों का ही सोचा, जनता का ही सोचा और अपने परिवार का पालन पोषण की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी बताते थे कि उस समय उनका पालन पोषण कर पाना कितना मुश्किल कार्य था, वो किस संघर्षों से जीते थे मेरे पिताजी। और क्योंकि दादाजी तो समाज सेवी थे, वो पूरे दिन रात बस उसमें डूबे रहते थे। इसी तरह से मेरे पिताजी ने भी संघर्ष किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और समाज हित के कार्य कर रहा हूँ, देश की जनता की सेवा कर रहा हूँ, प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ, तो आर्थिक रूप से मैं थोड़ा इस समस्या से जूझा। जब 2018 में मुझे, क्योंकि राजनीति, समाज सेवा और नौकरी, इनमें से किसी एक को चुनना था, तो 2018 में जो है मेरे को अपनी प्राइवेट कंपनी से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा और पूर्ण रूप से मुझे समाज सेवा में उतरना पड़ा। उसके बाद से मेरा जो आर्थिक संघर्ष है मेरा परिवार का, वो जारी है। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा, परमात्मा इतनी तो दाल रोटी देता ही है कि
मतलब ईश्वर इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने। जब राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जब सर उतरे हैं तो उसमें इन्होंने बहुत सारी समस्याओं को देखा है, उनका सामना किया है। सर जैसे अभी आपने ईश्वर का नाम लिया तो हमने ये भी सुना कि आपके जो आध्यात्मिकता के और जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? तो आपने आध्यात्मिकता का ही सुना, मेरे संगीत के बारे में नहीं सुना। ऐसा है सर कि आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जिसको पब्लिसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो शुरू से ही मैं मेडिटेशन करता आया हूँ और ईश्वर की साधना में रहा हूँ। अभी भी मैं मेडिटेशन करता हूँ। कई बार आप मुझे कॉल करते हैं तो आपको मतलब फ़ोन में नहीं उठाता हूँ, या कई बार वो स्विच ऑफ आता है, या क्योंकि वो फ्लाइट मोड पे होता है कई बार, तो मैं मेडिटेशन में बैठा रहता हूँ और एक डेढ़ घंटे तक मैं मेडिटेशन करता हूँ। और मेरी जो ईश्वर को मानने की जो वो है, वो किसी धर्म से या किसी विशेष जाति या समुदाय से जुड़ी हुई नहीं है। मैं ईश्वर की साधना, मेरे लिए ईश्वर सब जगह। मैं मस्जिद में भी गया हूँ, मैं चर्च में भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, और सब जगह इस परमात्मा को एक ही महसूस किया, और वो एक ही है। सर इसके अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबी रही है सर? वैसे मैंने अभी बताई था आपको, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग करना मेरा शौक है, और मेरे दादाजी भी भजन गाते थे जी। अभी मेरे दादाजी की मूर्ति की स्थापना हुई है मसूर या शांति नगर, उनकी समाधि स्थल पर, जो कि मेरे ताऊ जी ब्रह्मदास जी सरवटे ने करवाई है। वहाँ पे मंगतूराम जी डंडोरिया ने एक प्रसंग बताया था मुझे, तब मुझे पता चला कि नवल घराने का एक उपाधि होती थी किलंगी महंत की जी, जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेरे दादाजी को दी गई है। अच्छा। किलंगी महंत की। तो वो बताते थे कि मेरे दादाजी के भी स्वर बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। कई बार मेरे पापा जी भी देशभक्ति गीत गाते थे, और वो गुण सूत्रों से वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अब मेरे बच्चे भी गाते हैं। तो सिंगिंग में, म्यूजिक में ये हमारी इसमें एक आत्मसंतुष्टि मिलती है सर। बिल्कुल म्यूजिक बिल्कुल में बिल्कुल वो ईश्वर का ध्यान है एक तरह से। संगीत से आपका जो है और आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा आपकी और कौन कौन सी हॉबी सर? इसके अलावा मैं पहले जब स्टूडेंट काल में था तब क्रिकेट भी खेलता था और चेस खेलता था, और बाकी ये जो है अच्छी जीवनियाँ पढ़नी महान लोगों की, बाबा साहेब को पढ़ना, और स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, अबुल कलाम आज़ाद जी, गांधी जी, और इन सब को पढ़ना, ये मेरी रुचि रही है। सर वैसे तो आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया और समाज का एक नाम रोशन किया है। और सर आगे मैं जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक क्षेत्र में आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि सत्ता में आपकी जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक आप समाज का हित नहीं कर पाएंगे। तो सत्ता में भागीदारी का जो लक्ष्य है, जो बाबा साहेब ने तय किया है, और मुझे मेरे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, डोटासरा जी हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जब जब जो जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने नाम लिया कि आप बाबा साहब की जीवनियाँ वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो सर एक तरफ तो आप बाबा साहब को मानते हैं, दूसरी तरफ आपका पूरा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है, तो सर ये कैसे होता है? वैसे कई लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं कि बाबा साहब बिल्कुल एक ये जो आस्तिक लोग होते हैं उनके सख्त खिलाफ थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? देखिए, जब तक हम लोग स्टडी नहीं करते हैं ना, तब तब ऐसे सवाल उठते हैं जी। बाबा साहेब ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास के खिलाफ थे। अगर ऐसी बात थी तो आपको ध्यान होगा कि मंदिरों में प्रवेश के लिए, दलितों को जो मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, ऐसा आप उनकी जीवनी खोल के देखना, उन्होंने मंदिर में प्रवेश करवाया। क्यों करवाया? अगर वो ईश्वर को नहीं मानते थे तो नहीं करवाना था। बात वहाँ ईश्वर को मानने की या नहीं मानने की नहीं है, उनकी जो वो जो जिस चीज़ के खिलाफ थे, जो छुआछूत दलितों के साथ में की गई कुछ जाति के लोगों के लिए, लोगों के कारण, आप जानते हैं कि हर जाति, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, वो सब में होते हैं।
जरूरी नहीं कि कोई हिंदुओं में ही हो या मुस्लिमों में हो या दलितों में हो, हर जाति में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। तो आज बाबा साहेब के जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे जी, उन्होंने उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना सपोर्ट किया। जो राजा जी जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दे के आगे भेजा था वो भी तो एक हिंदू थे। बिल्कुल सर। ठीक है, कई मुस्लिम नेताओं के साथ में बाबा साहेब की बहुत अच्छी बनती थी, तो वो हर धर्म को रेस्पेक्ट करते थे। बाकी आस्था एक निजी विषय है, बिल्कुल सही। मैं किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं करता हूँ ये मेरा निजी मामला है। जी सर। मैं आध्यात्मिकता में भी ये चीज कहता हूँ कि भाई मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं ये मेरा निजी विषय है और ये सबका निजी विषय है। अब बात करते हैं आस्तिकता और मूर्ति पूजा को आप अलग अलग समझे। आस्तिकता एक चीज है जो आपके हृदय से जो आपका विश्वास है ईश्वर के प्रति वो बात है, और मूर्ति पूजा वो आपकी अपनी सोच अपना विचार है, आपकी श्रद्धा। अगर एक कप को आपने ईश्वर मान लिया तो वो कप आपका वो जो है आपका जो विश्वास है वो विश्वास काम करेगा। मेन चीज विश्वास है जी। आप मुझे बता दो भगवान बुद्ध ने कहीं पे भी ऐसा लिखा हो कि परमात्मा नहीं है? उन्होंने इस सवाल पे वो मौन थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब तक हम खोज नहीं करेंगे तब तक हम नतीजों पे नहीं पहुंचते। अमूमन देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो सुनी सुनाई बातों को विश्वास करके और बस वो आस्तिकता या नास्तिकता में चले जाते हैं। मेरा जो है ये अनुभव का विषय है, मैंने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद में मैंने आस्तिकता को चुना है। और आस्तिकता में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी एक जाति धर्म विशेष का अनुयायी नहीं हूँ, मेरे लिए सभी समान है। मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ, मेरे को जो है वो परमात्मा एक जैसे ही महसूस होते हैं। बिल्कुल, आध्यात्मिकता सामाजिक सेवा से बिल्कुल एक जुड़ी होती है। जब आपके मन में दया का भाव आता है तभी आप एक सामाजिक सेवा का कार्य कर पाते हैं। तो उसी को लेकर सर ने बताया कि आध्यात्मिकता एक अलग विषय है जिसे आप अपने दिल से महसूस कर सकते हैं। तो सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देश अभी बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है। देश की जो एक सांप्रदायिक ताकतें जो है वो देश को जो है बर्बाद करने पे लगी हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और धार्मिक अंधता भी चरम सीमा पर है। आज हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का चल रहा है, संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। किसानों की देख लो, किसानों ने आत्महत्या कर ली, हर कोई परेशान है। तो मेरा आपसे आपके दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि इस देश को अगर विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को कांग्रेस का साथ देना होगा, कांग्रेस के साथ चलना होगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने और जो अन्य जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलाई, आज ज़रूरत फिर से आन पड़ी है इस देश को गलत लोगों से आज़ादी दिलाने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। सर धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये इंटरव्यू दूँ। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सचिन जी सरवटे जिन्होंने अपने संघर्ष और मुकाम के साथ राजस्थान सरकार की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें पीसीसी के सचिव पद पर अभी वर्तमान में है और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों संघर्ष किए हैं, कई ऐसे दुख देखे हैं, आर्थिक रूप से ये जूझे हैं, सामाजिक समस्याएं के सामने आई है, राजनीतिक क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे लोग इनके खिलाफ थे, कई विपरीत पार्टी के लोग भी थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में अपने मुकाम को हासिल किया है। तो हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत रहे। आरजे न्यूज राजस्थान के साथ मिथुन रिल।